सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इन्फ्लेशन है क्या? जब भी चीज़ों की कीमतों में इज़ाफ़ा होता है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन की वजूहात 2 किस्म की हैं। एक हमारे सप्लाई साइड की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होती है और दूसरी डिमांड साइड की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। सप्लाई साइड के इश्यूज़ ये हैं कि अगर आपके मुल्क में चीज़ें ज़्यादा नहीं बन रही या फिर आप अगर इंपोर्ट करते हैं उन चीज़ों को और आपकी ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि हमने गुज़िश्ता कुछ सालों में देखा है कि स्टेट बैंक ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। तो जब इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं और लोकली भी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो हमारे सप्लाई साइड के इश्यूज़ होते हैं कि सप्लाई हमारी चीज़ों की कम है। दूसरी साइड पे अगर हम डिमांड साइड की बात करें, तो डिमांड के ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन होती है। आपकी मुल्क में चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम है और दूसरी साइड पे उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो मुल्क में इन्फ्लेशन होगी, चीज़ों की कीमतों में कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ आता रहेगा। अब अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ सालों में इन्फ्लेशन क्यों ज़्यादा है, तो इसके कुछ मल्टीपल रीज़न्स हैं। कुछ एक्सटर्नल रीज़न्स हैं और कुछ हमारे लोकल रीज़न्स हैं। एक्सटर्नल रीज़न्स की अगर बात की जाए, तो हमारी इन्फ्लेशन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नज़र आता है कोविड के स्टार्ट होने से। दिसंबर 2019 के ऑनवर्ड्स इन्फ्लेशन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया है और वो अभी तक प्रिवेल कर रही है। डबल डिजिट्स में हमारी इन्फ्लेशन है। सितंबर 2023 में अराउंड 31% ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन थी और अक्टूबर की अगर हम देखें तो अराउंड 27% इन्फ्लेशन है। अब ये एक्सटर्नल रीज़न्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। एक्सटर्नल रीज़न्स ये हैं कि जब कोविड आया, उसकी वजह से ग्लोबली कंट्रीज़ में लॉकडाउन हुआ, तो ट्रेड में जो रिस्ट्रिक्शंस आई, उसकी वजह से चीज़ों की सप्लाई में डिस्टॉर्शंस आई, जो कि आज तक प्रिवेल कर रही हैं। चीज़ें उस तरह इकोनॉमीज़ उस तरह रिवाइव नहीं हुई, चीज़ों की प्रोडक्शन उस तरह रिवाइव नहीं हुई, सप्लाई ओवरऑल कम है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन परसिस्ट कर रही है। सेकंड रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर। पाकिस्तान और दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो फूड और एनर्जी रिलेटेड आइटम्स जो हैं वो इन 2 कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे। अब जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, तो फूड इनसिक्योरिटी जो है ये भी एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा है, ना सिर्फ पाकिस्तान को, बाकी दूसरी कंट्रीज़ को भी। और एनर्जी रिलेटेड जो इश्यूज़ है, जो प्राइसेस हैं ऑयल की, गैस की, उसमें भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ आया है और कंटिन्यूअसली वो फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। और अगर हम थर्ड देखें, तो वो है अभी जो रिसेंटली इसराइल और पैलेस्टाइन की जो वॉर है, उसका भी थोड़ा-सा इम्पैक्ट आ रहा है, जो कि आगे जाके थोड़ा-सा मज़ीद सेवियर होगा और मज़ीद क्लियर भी होगा, जिससे आपकी फूड कमोडिटीज़ और जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस में भी थोड़ी-सी मज़ीद फ्लक्चुएशन आने का खदशा है। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कमोडिटीज़ की प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है और इन्फ्लेशन का हमें सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक रीज़न्स हैं, वो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं और लोकल जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनसे रिलेटेड है। अगर हम प्रोडक्शन साइड की बात करें, तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो मोस्टली रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। जब आपकी इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन होगी, जो कि हमने 2022 में और 2023 में भी थोड़ा सा देखा था कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम थे, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि आप इंपोर्ट्स नहीं कम कर सकते। एलसीज़ जो है वो इंपोर्ट की नहीं खुल रही थी, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सकी। यहाँ पे प्रोडक्शन जो थी वो काफ़ी हद तक नीचे गिर गई थी और सप्लाई के इश्यूज़ हो गए थे। दूसरा जो रीज़न है डोमेस्टिक लेवल पे, वो आपकी एनर्जी प्राइसेस हैं। अब अगर हम एनर्जी प्राइसेस को देखें, तो आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस, ऑयल, गैस, इनकी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वो इंक्रीज़ हुई है। इसकी वजह से आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हुई है। थर्ड रीज़न जो है वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, जो कि आपका लिंक्ड होता है पॉलिसी रेट से। इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिसी रेट है वो 22% है। इंडस्ट्री के लिए जो बोरिंग है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जिन इंडस्ट्रीज़ ने अपने जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है उसको भी थोड़ा सा कट डाउन किया है और जो उनके फ्यूचर के एक्सपेंशन प्लान्स थे उसको भी उन्होंने होल्ड पे रख लिया है। तो आपकी एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, वो भी स्लो डाउन हुई है और इसमें कोई एक्सपेंशन भी नहीं हो रही।
तो ये कुछ रीज़न्स हैं डोमेस्टिक लेवल पे जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन जो है वो प्रिवेल कर रही है। गवर्नमेंट जो क्लेम करती है कि सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इन्फ्लेशन के रीज़न, तो ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल है। अगर इंटरनेशनली कमोडिटी की प्राइसेस, पेट्रोलियम की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो उसका इम्पैक्ट हमारी लोकल इकोनॉमी में आएगा और हमारी लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। लेकिन आपकी कंट्री के जो इंटरनल डायनामिक्स है उसका भी मेजर रोल है। एक्सटर्नल साइड पे एक और फैक्टर है जो कि आपकी करेंसी की वैल्यू है। अगर आपका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर रहा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ होती है और अल्टीमेटली वो आपकी जो लोकल प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी और आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी। लेकिन डोमेस्टिक पॉलिसीज़ का भी मेजर रोल है और मेन फैक्टर्स जो हैं वो हमारे सप्लाई साइड के इश्यूज़ हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है वो उस लेवल पे इंक्रीज़ नहीं हो रही जिस लेवल पे हमारी डिमांड की में इंक्रीज़ देखा जा रहा है। तो अगर हम अपने लोकल जो सप्लाई के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर लें तो हम काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम लोकल पॉलिसीज़ को देखें तो हमारी बेसिकली दो मेन पॉलिसीज़ होती हैं। एक हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें इंटरेस्ट रेट एक मेन टूल है, मेजर टूल है जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी साइड पे हमारी फिस्कल पॉलिसी है जिसमें आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन के थ्रू आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो फिस्कल पॉलिसी है इसमें बैलेंस नहीं है, इसका जो मिक्सचर है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से आप मॉनेटरी साइड पे अगर आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते रहते हैं तो फिस्कल साइड में जो रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती। इन मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ का राइट मिक्स बड़ा ज़रूरी है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो कोविड के बाद से हमने जब इंटरेस्ट रेट अपना थोड़ा सा कम किया था और 2020 में अराउंड 7% हमारा इंटरेस्ट रेट था, जो कि अब हमने मज़ीद बार बार कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करके 22% पे हम ले आए हैं। तो इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज़ होने की वजह से भी हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही और जो कि लास्ट मंथ अराउंड 27% तक थी। तो इससे ये शो होता है कि सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी और सिर्फ इंटरेस्ट रेट को हम यूज़ करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हमारी फिस्कल पॉलिसी सही नहीं होगी। इसका रीज़न ये है कि आप अगर हमारी जो क्रेडिट मार्केट है उसको देखें तो हमारी जितनी भी डिपॉजिट्स होते हैं, जितना भी क्रेडिट अवेलेबल है उसमें से 70% गवर्नमेंट बोरो कर रही है और 30% जो है वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बोरो कर रही है। अब जब आप पॉलिसी रेट इंक्रीज़ करते हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते हैं तो जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज़ होती है, वो अपनी बोरिंग कम कर लेता है जिससे आपकी सप्लाई में भी कमी आती है। लेकिन जो मेजर चंक है क्रेडिट का वो गवर्नमेंट बोरो कर रही है अराउंड 70%। अब हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो क्रेडिट बोरो कर रही है उसको यूज़ कैसे कर रही है। अगर वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए यूज़ होगा तो इकोनॉमी रिवाइव होती है और आपकी सप्लाई और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान में गवर्नमेंट के स्पेंडिंग पैटर्न को देखें तो जितनी भी बोरोइंग हो रही है वो बजटरी डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए वो की जा रही है। तो हमारे मुल्क में कोई नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव नहीं हो रही, सिर्फ एक्सपेंडिचर्स की साइड पे वो जा रही है। तो जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बोरो करके हम कर रहे हैं उससे एक तो इन्फ्लेशन भी क्रिएट हो रही है और कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, और दूसरा जो गवर्नमेंट पे डेट बर्डन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इतनी ज़्यादा है, लेकिन कॉन्टीन्यूसली गवर्नमेंट बोरो कर रही है। फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में या इन्फ्लेशन को क्रिएट करने में। अगर हम गवर्नमेंट के स्पेंडिंग पैटर्न्स को देखें तो हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब ये है कि हमारे टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि हम अपने टैक्स जो रेवेन्यूज़ हैं उसको मज़ीद उसमें इजाफा कर सकें। हमारे टैक्सेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो टैक्स रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं और मल्टीपल टैक्सेस हैं, जैसे इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कस्टम्स ड्यूटी है, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी है, रेगुलेटरी ड्यूटी है। जब इतने ज़्यादा आपके टैक्सेस हैं और उनके रेट्स भी इतने ज़्यादा हाई हैं तो वो लोगों के पास वो इंसेंटिव नहीं होता कि वो टैक्स सिस्टम में आए और हमारा जो टैक्स बेस है वो बढ़े।
इन्हीं रीज़न्स की वजह से हमारा टैक्स बेस नैरो है। लोग टैक्स फॉर्मल इकोनॉमी में आने की बजाय इनफॉर्मल इकोनॉमी में ऑपरेट करने को प्रेफ़र करते हैं, जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ नहीं रहे, एक्सपेंडिचर्स हमारे कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। प्राइम इंस्टीट्यूट पॉलिसी रिफॉर्म्स की तरफ बात करता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का राइट मिक्स की ज़रूरत है। जब तक ये दोनों पॉलिसीज़ अलाइन नहीं होगी, तब तक हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सिर्फ इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करने से आपकी डिमांड भी कम नहीं हो रही और गवर्नमेंट की बोरोइंग भी कम नहीं हो रही। तो अगर आपने खाली इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करना है, तो हमें गवर्नमेंट की बोरोइंग को भी कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फिस्कल पॉलिसी को अलाइन करना चाह रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, तो हमें जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बिहेवियर है, उसको हमें रैशनलाइज़ करने की ज़रूरत है। हमें अपनी स्पेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कट करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट का जो साइज़ कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है, उसको भी हमें कम करने की ज़रूरत है। और दूसरी साइड पे हमें अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि तभी पॉसिबल होगा जब आपके मल्टीपल टैक्सेस कम होंगे, को कम किया जाएगा, कुछ टैक्सेस होंगे और उनका रेट भी कम होगा। तभी लोगों के पास इंसेंटिव होगा कि वो टैक्स सिस्टम के अंदर आके रजिस्टर्ड हो।